प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं महेंद्र करता हूं आप सभी का स्वागत। साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनते हैं 24 नवंबर के मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रकट किए गए ये उद्गार। साथियों, जो देश, जो स्थान अपने इतिहास को संजो कर रखता है, उसका भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसी सोच के साथ एक प्रयास हुआ है जिसमें गांवों के इतिहास को संजोने वाली एक डायरेक्टरी बनी है। समुद्री यात्रा के भारत के पुरातन सामर्थ्य से जुड़े साक्ष्यों को सहेजने का भी अभियान देश में चल रहा है। इस कड़ी में लोथल में एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपके संज्ञान में कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो, कोई हस्तलिखित प्रत हो, तो उसे भी आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की मदद से सहज सकते हैं। जी हाँ, शिलालेखों, स्मृतियों, ताम्रपत्रों और पांडुलिपियों में मौजूद इतिहास के पन्नों को सहेजना और उन्हें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं लिपियों, पांडुलिपियों, वाचिक और लिखित इतिहास के विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा। कीर्तिकांत जी, आपका स्वागत करते हैं। कीर्तिकांत जी, भारत के इतिहास पर एक आरोप लगता है, यह भारतीय संस्कृति पर एक आरोप लगता है कि हमारे यहाँ पर एक वाचिक परंपरा तो रही लेकिन लिखने की परंपरा नहीं रही। इसी लिहाज से जो विश्व में एक चीज चल पड़ी वो ये कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ तो ऋग्वेद लोग कहते हैं, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन लिखित या प्रकाशित ग्रंथ लोग ऋग्वेद को नहीं बताते। और ये भी माना जाता है कि वेदों की ये परंपरा वाचिक परंपरा रही, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये लोग भी बने। तो बताएं कि ये बात कितनी प्रामाणिक है कि हमारे यहाँ पर लिखने की परंपरा नहीं थी और वाचिक परंपरा ही थी। हमारे यहाँ वेद पठन पाठन आदि काल से ही है, जब से हमारी सृष्टि है। तो वेद पढ़ने के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन संस्कार के बिना वेद नहीं पढ़ाया जा सकता। इसी तरह से उपनयन के साथ ही उसके पहले भी कई संस्कार होते हैं कि आधान, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म। जात कर्म मतलब बच्चे का पैदा होना, जात माने उत्पन्न होना। और जात कर्म के बाद बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी लोग घरों में करते हैं, नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार ही सबसे पहले आपको सिद्ध कर देगा कि लेखन की परंपरा थी। कैसे? जब हम अपना यज्ञ हवन करके पूजा वगैरह करके नाम सुनाते हैं बच्चे का। अब नाम रखने के बाद नाम सुना तो दिया, लेकिन उस नाम की भी प्रतिष्ठा की जाती थी। अब आप देखते हैं प्रतिष्ठा किसकी होगी? जिसका कोई स्वरूप हो। बिना स्वरूप के प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। या किसी भी देवता की कोई मूर्ति न हो, चिन्ह न हो या प्रतीक न हो, तो उसके बिना उसकी प्रतिष्ठा कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही अगर उस नाम के अक्षर न हो तो कैसे हम प्रतिष्ठा करेंगे? तो उस नाम को कांस्य पात्र में अष्टगंध से या चंदन से वो नाम लिखे जाते थे, चारों लिख करके उन नाम की प्रतिष्ठा की जाती थी। प्रतिष्ठा किस लिए? कि उस नाम में वो शक्ति आए। कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। अरे भाई, आपका तो जैसा नाम है गुण भी वैसे ही है। तो वो प्रतिष्ठा की जाती थी। जैसे मेरा ही नाम है कीर्तिकांत, लोग कहते हैं अरे आपका नाम तो यथा नाम तथा गुण है। इस दृष्टि से प्रामाणिक वैज्ञानिक ये परंपराएं थी कि उसमें प्रतिष्ठा की जाती थी नाम की। तो अब वो प्रतिष्ठा करने के लिए नाम लिखना ही होगा। अगर लेखन की परंपरा नहीं थी तो लिखेंगे कैसे? अक्षर ही नहीं होंगे तो लिखा कैसे जाएगा? कीर्तिकांत जी, यहाँ प्रश्न ये आता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर लिपियों का भी एक तरह से क्रमिक विकास हुआ है। जी। देवनागरी, जिसे विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि माना जाए तो अनुचित नहीं होगा, लेकिन देवनागरी भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन उस जमाने में ये मान के चलिए कि बहुत सारे पुराने शिलालेखों में ब्राह्मी मिलती, उससे पहले भी खरोष्टी और खूब सारी लिपियां मिलती हैं। तो जिन दिनों वेदों का सृजन हुआ होगा प्रतिष्ठा रूप में या इनका प्रचलन बढ़ा होगा, तो उन दिनों कौन कौन सी लिपियां प्रयुक्त होती रही होंगी और ये लिपियां धीरे धीरे क्या हमारे यहाँ गायब हो गई या उनका विकास होता गया? भगवान राम जब हनुमान जी को भेजते हैं लंका में, तो जो अंगूठी उन्होंने दी है पहचान के लिए, मुद्रिका, उस मुद्रिका पर भी
राम का नाम लिखा हुआ था। उसका प्रमाण आप वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 36वें सर्ग के दूसरे श्लोक में स्पष्ट है। राम नामांकितम चेदम पश्य देव्यंगुलीयकम। अंगुलीयक माने अंगूठी। कह रहे हैं हनुमान जी सीता जी से कि ये राम नाम। कीर्तिकांत जी, बहुत सारे लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है इसे भी गुप्त काल में लिखा गया। वाल्मीकि जी त्रेता में हुए। त्रेता में ही वाल्मीकि जी की रामायण लवर कुश ने सुनाई है सबको। उस समय से ही बनी हुई है। ये गुप्त काल में भी लिखी गई हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। गुप्त काल क्या, उसके पहले भी लिखी गई होगी। व्यास जी ने जब महाभारत लिखा है, लिखवाया है गणेश जी से, वो आदि पर्व में सारा विवरण वो भी दिया हुआ है। जो सेतु बंध बना था, सेतु बंध पर भी पत्थरों पर श्री राम लिखा गया था। तो लेखन की वहां भी परंपरा है। तो लेखन की परंपरा तो हमारी पुरानी है ही है। अब बात आई कि लिपि, तो अभी हमारे सामने ब्राह्मी लिपि हमें मिलती है और एक खरोष्ठी लिपि भी उसके समकालीन है, कोई उससे प्राचीन नहीं है। खरोष्ठी के भी कुछ शिलालेख मिलते हैं, अधिक नहीं है और उसका अधिक उपयोग नहीं है, पर ब्राह्मी का बराबर उपयोग है। क्योंकि अशोक ने अपने जितने भी शिलालेख लिखे हैं, बौद्धों के उपदेश लिखे हैं, वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। तो अभी हम प्राचीन लिपि ब्राह्मी को ही मान के चलते हैं। लेकिन जैनियों के धर्म ग्रंथ हैं कई, जैसे ललित विस्तर। ललित विस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख मिला है। पूर्व की 64 लिपियां, ब्राह्मी पहली है उसमें, और उसके पहले की भी 63 लिपियां हैं। उसमें खरोष्ठी भी है, तो 62 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, जो भी है। तो उसके पहले की भी लिपियों के नाम दिए हैं, लेकिन उनका स्वरूप नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी पुरानी चीज हो गई। देखो, कागज तो इतना सुरक्षित नहीं रख सकते। एक पत्थर के ही कारण से वो शिलालेख मिल रहे हैं ब्राह्मी के, नहीं तो ब्राह्मी भी नहीं मिलती। गुप्त काल तक गुप्त ब्राह्मी के नाम से वो चली है। अब उससे पहले भी एक लिपि हमें मिलती है, जिसको हम सिंधु लिपि के नाम से बोलते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता भी, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हमारी बहुत प्राचीन है और ये भी लगभग महाभारत कालीन है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि इसका भी लोगों ने परीक्षण किया है, तो करीब 7000 वर्ष पुरानी है। तो महाभारत को भी 5500 वर्ष, तो इसलिए ये भी महाभारत काल में रहा होगा। अब जितने हमें प्रमाण मिलते हैं उसको तो हम प्रामाणिक मान लेते हैं। अब जो प्रमाण नहीं मिलते हैं उनकी समस्या होती है। ब्राह्मी और ये सिंधु लिपि के बाद की कोई लिपि नहीं मिलती है। अब जो मैंने ललित विस्तर में बताया उसमें 64 लिपियों का वर्णन है। ऐसे ही पन्नवणा सूत्र और संवायांग सूत्र जो जैनियों के हैं, उसमें 18 लिपियों का, वो जो 18 लिपियां लिखी हैं वो अधिकतर कुछ विदेशों की भी लिपियां हैं उसमें। तो इस तरह से लिपियों के नाम तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें जब तक उसका स्वरूप नहीं मिल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कौन सी लिपि थी। ये एक समस्या है। अब आप ये देखिए, पहले भी त्रेता में भी राजा महाराजा लोग होते थे, तो पत्र व्यवहार भी होता था, निमंत्रण पत्र भी जाते थे, शोक संवेदनाएं भी जाती थीं, संधि पत्र भी जाते थे, बहुत सारे व्यवहार होते थे, तो सब मौखिक नहीं होते थे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने अपने दादा परदादा नहीं देखे तो वो नहीं थे, ये नहीं कह सकते। कीर्तिकांत जी, यहाँ पर दो चीजें तो उभर कर आ रही हैं कि हमारे यहाँ पर वेद पढ़ने की और उनको याद करने की, कंठस्थ करने की, हस्तांतरित करने की परंपरा तो रही, लेकिन इसके साथ साथ लिखा हुआ पढ़े जाने की परंपरा भी रही। लेकिन यहाँ पर फिर प्रश्न एक और उठता है कि लिखने के लिए हमने क्या क्या चीजें प्रयुक्त की। जैसे दक्षिण भारत में आपको पुराने बहुत सारे जो प्रमाण मिलेंगे वो ताड़ पत्र पर या हो सकता है केले के पत्ते पर उन्होंने लिखा हो। इस तरह उत्तर भारत में बहुत सारे ग्रंथ हमें जो पुराने मिलते हैं भोज पत्र पर मिलते हैं। एक तरह से यूं माना जाए इन प्रमाणों को देखते हुए कि हमारे यहाँ पर कागज उस ढंग से नहीं था और शायद भोजपत्र या ताड़पत्र, ताम्रपत्र या इन पर लिखने की परंपरा या शिलालेखों पर लिखने की परंपरा रही होगी। तो ये हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि भोजपत्र का इस्तेमाल हमारे यहाँ कब शुरू हुआ, वेदों के युग में अगर लिखा जाता था तो किन किन चीजों पर लिखा जाता था। जी, ये तो है ही है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको एक कहानी भी बता रहा हूँ। कहानी क्या, मतलब सत्य बात है। पतंजलि का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि व्याकरण के और योग के भी बड़े अच्छे ऋषि रहे हैं। तो जब वो बच्चों को पढ़ाते थे, छात्रों को, तो वो शेषावतार कहे जाते हैं। वो पर्दे से ही बोलते थे क्योंकि अंदर से वो सहस्त्रफण का स्वरूप था, तो देखने के लिए मना किया गया था। तो एक छात्र ने वो देख लिया, तो देखते ही उन्होंने उसको शाप दे दिया कि तुम प्रेत हो जाओ। प्रेत होकर के वो एक वट वृक्ष पर बैठता था, तो वहीं बैठ करके उसने महाभाष्य जो पतंजलि जी से पढ़ा था वो लिख लिख करके उसने नीचे पत्ते फेंके। कि उसी समय पर जब वो फेंक रहा था नीचे, तो एक बकरी आई और उसने कुछ पत्ते खा लिए। तो वट पत्र पर लिखने का वर्णन ये पतंजलि के उसमें दिया हुआ है। हमारे यहाँ पत्र कहते हैं ना कागज को, तो पत्र पर ही लिखा जाता था।
ये बनाने वाला कागज बाद में आया है। सबसे बड़ी चीज ये ताड़पत्र, भोजपत्र पर्वतीय क्षेत्रों में होता था, ताड़पत्र समुद्र के किनारे ताड़ के वृक्ष अधिकतर होते थे या कुछ वैसे भी जंगलों में होते हैं। तो ताड़पत्र पर दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में लिखा जाता है, और उत्तर भारत में और पश्चिम में भोजपत्र, और कश्मीर में बहुत भोजपत्र पर पांडुलिपियां हैं, और पंजाब और इधर भी बहुत रही। इसके अतिरिक्त पूरब में सांची पत्र, अगरू के पत्र पर भी लिखा जाता है, काष्ठ पर भी लिखते थे, कपड़े पर भी लिखते थे, चमड़े पर भी लिखा जाता था। बहुत सारे आधार थे लिखने के, लिपियों के आसन बहुत सारे थे। हमारी हर चीज प्राकृतिक है, आप देखेंगे बनावट नहीं थी किसी भी तरह की। कीर्तिकांत जी, चूंकि भारत एक ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और उसके साथ साथ कला और साहित्य का केंद्र रहा है विश्व में, तो हमारे यहाँ लिखने की, पढ़ने की परंपराएं रही। और ये भी है कि उस जमाने में जो हमारे विश्वविद्यालय थे, जिन्हें सच में विश्वविद्यालय कहा जाए, ये कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में तो जो एडमिशन के लिए एक वेट लिस्ट होती थी कि 15,000 बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक वेट लिस्ट होती थी बहुत लंबी। तो ये परंपराएं जो हमारे यहाँ इतिहास की थी या साहित्य की थी या धर्म की थी, ये क्षीण कैसे हुई और इन्हें क्या वापस लौटाया जा सकता है? जैसा आपने कहा, नालंदा, तक्षशिला विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे। इसके अलावा भी और 8-10 विश्वविद्यालय थे, उदंतपुरी, अरण्यकटक वगैरह, विक्रमशिला, और इधर शारदा विश्वविद्यालय भी था जो पीओके में आ रहा है। तो तक्षशिला और नालंदा ये अधिक प्रसिद्ध थे और सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे। यहाँ उज्जैनी का, हाँ, उज्जैनी का भी, विक्रमशिला वगैरह, तो ये सभी बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। और विदेशों से लोग पढ़ने के लिए यहीं आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तक्षशिला का तो पुस्तकालय इतना बड़ा पुस्तकालय था जिसमें घोड़ों से पुस्तक ढूंढने के लिए जाया करते थे, जैसे कि मीलों में हो, इस तरह से समझिए। और यही बात नालंदा के लिए जी, ऐसा ही नालंदा के लिए, मतलब अरबों, हम लाखों की बातें ना करें, करोड़ों की बातें नहीं, अरबों की संख्या में ग्रंथ थे। लेकिन इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हमारे विद्वानों ने फिर भी वो विद्या कंठस्थ में रख रख करके आज तक भी उपलब्ध कराई है। ये जरूर है कि कुछ ग्रंथ नष्ट हो गए बहुत से, क्योंकि मैं ऐसे ही देख रहा था, आपको एक उदाहरण ही दे दूं कि सायणाचार्य ने हर विषय पर लिखा है, वेद के भाष्य किए उसने। ऐसे ही उसने सुधानिधि के नाम से यज्ञ तंत्र सुधानिधि, पुरुषार्थ सुधानिधि, अलंकार सुधानिधि, ऐसे ही एक आयुर्वेद सुधानिधि लिखी। अब वो आयुर्वेद सुधानिधि का नाम है, लेकिन पांडुलिपि नहीं मिली, मैंने बहुत खोज की इधर उधर। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ हमारे नष्ट भी हो गए उसके कारण से। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी चीज को नष्ट नहीं किया, बल्कि हमको ही बदल दिया। हमारी चीज तो सुरक्षित रखी और उसको अपनाया उन्होंने, लेकिन हमको ऐसा बदल दिया कि हम अपनी विद्या को ही छोड़ बैठे और अपनी संस्कृति को भूल गए, और हम उनकी संस्कृति को सीखने लगे और उसी में पहुंच गए। तो अंग्रेजों ने हमारा उससे अधिक नुकसान किया है। स्वतंत्रता के बाद भी इन सरकारों ने ये नहीं सोचा कि हम अपनी संस्कृति को तुरंत लागू करें। प्रत्येक देश जो भी स्वतंत्र हुआ है उसने अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, सब चीज तुरंत लागू की, लेकिन इन्होंने नहीं की। कीर्तिकांत जी, एक सुंदर परंपरा हमारे यहाँ रही, या यूं कहें कि अभी भी है, जी जी, कि हमने किसी भी ग्रंथ को, या यूं कहें कि देवताओं से संबंधित भी कोई बात अगर रही, उसे वैसे ही स्वीकार नहीं किया। और बहुत सारे ग्रंथों की निरंतर टीकाएं और भाष्य भी लिखे गए, और हर विद्वान व्यक्ति ने या हर एक संस्कृति धर्मी ने अपने ढंग से उसकी व्याख्या और मीमांसा की, और बहुत बार कई चीजों पर प्रश्न भी उठे। हमारे यहाँ पर चेतना और विवेक के आधार पर ही चीजों का मूल्यांकन हुआ, अंधभक्ति एक तरह से हमारे यहाँ नहीं रही। लेकिन फिर भी ये क्या कारण रहे कि हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म है उस पर ये आरोप लगते रहे, या अभी भी लग रहे हैं, कि हमारे धर्म में विज्ञान और सनातन परंपराओं या सांस्कृतिक परंपराओं की तो कमी रही, हम कर्म कांड प्रधान रहे। ये जब अंग्रेज भारत में आए हैं, जब ये यहाँ आए हैं और यहाँ इन्होंने हमारी वो पांडुलिपियां देखी, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य के, और भारद्वाज ऋषि का विमान शास्त्र वगैरह जैसे सारी चीजें, और खगोल की, भूगोल की बहुत सारी चीजें, सारी यहीं उनको पांडुलिपियों में देखने को मिला। तो इसलिए उन्होंने पांडुलिपियों का संग्रह किया। जितना भी विज्ञान है, ये तो मशीनों से आप काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ बिना मशीन के नलिकाओं से, किसकी, बांस की नलिकाओं से ही ग्रह स्थितियों को आकाश मंडल में देख करके, और कौन ग्रह कहाँ है, कैसे है और उसका क्या प्रभाव होगा, वो सारी चीजें
ऐसे ही बताते थे, कंप्यूटर भी नहीं था, गणित सब हाथ से करते थे, मुख से ही करते थे। अब तो नई पीढ़ी को वो पहाड़े और वो क्या थे, वो पौआ, अद्धा, पौना, सवैया, ढोंचा, पौचा, ढाम, ये सारी चीजें किसी को याद ही नहीं है। हम बचपन में जब 2 दूनी 4 घंटे मिनट को जो 2.5 गुणा करनी होती ना, तो हम फटाफट करते थे, 1 ढाम, 2 ढाम, 5, 3 ढाम, 7.5, 4 ढाम 10, इस तरह से। तो वो चीजें ही सब समाप्त हो गई, अब सब कैलकुलेटर से गणना कर रहे हैं। तो ये मशीनें नहीं थी, बिना मशीनों के, बिना इस आधुनिक विज्ञान के ऋषि लोग सब जानते थे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे अतिथि हैं लिपियों और पांडुलिपियों के विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा। ये कहा जाता है कि वो इतिहास या वो संस्कृति जीवित रहती है जो अपना इतिहास जीवित रखे। जी बिल्कुल। इस दृष्टि से हमारा इतिहास तो छिन्न भिन्न है और हमारे पास उसके बहुत सारे प्रमाण भी नहीं है। तो क्या माने कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति जो है वो छिन्न भिन्न हो चुकी है, क्योंकि इसका कोई निरंतर प्रवाह प्रमाण के तौर पर हमारे पास नहीं मिलता। छिन्न भिन्न तो हुई है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुई। हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने उस चीज को संभाल के रखा है और अभी भी व्यवहार चल रहा है। अब ये जरूर है कि वो कमी आई है, नहीं तो आप ये देखिए, परंपरा से हमारे यहाँ वेद नष्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन कंठ में थे। अभी हमारे यहाँ वेद की सुरक्षा की दृष्टि से ही एक अष्ट विकृति, हमारे यहाँ वेद के 11 पाठ होते हैं। और अब वो पुस्तक का हमने एक शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा का घन पाठ, विकृति पाठ, और एक जट पाठ, दोनों प्रकाशित भी किए हैं 2 भागों में। एक तो यहाँ से हुआ है IGNCA से, और उसके जटा पाठ का जो है तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय से हुआ है। तो इतिहास बेशक छिन्न भिन्न थोड़ा बहुत हुआ है, क्यों कि लोगों ने उसमें विकृति डाली। हमारा इतिहास आप देखो, राज तरंगिणी में पुराना इतिहास है, और पुराण क्या है, पुराण इतिहास ही है। महाभारत, पुराण और रामायण, ये तीनों इतिहास के ग्रंथ हैं और बहुत पुरानी चर्चा करते हैं, कल्पांतरों तक की चर्चा होती है। तो इतिहास हमारा समाप्त नहीं है भाई, ये है छिन्न भिन्न थोड़ा बहुत हुआ है बस। कीर्तिकांत जी, 2 परंपराएं, वाचिक और लिखित। तो जो वाचिक परंपराएं, थोड़ा सा उसका जिक्र करते हैं। जी। वाचिक परंपराओं की हमारे यहाँ एक सनातन श्रृंखला रही, अभी भी है। जी। और इसमें कुछ चीजें बड़ी सुंदर होती हैं, जैसे हालांकि दुर्भाग्य से परंपराएं गायब हुई है, जैसे गांव में किस्सा गोई, पंचतंत्र की कहानियां देखिए, बहुत लंबे समय तक वाचिक परंपराओं में रही। या बहुत सारी जगहों पर यूं कहें कि रामायण या कृष्ण की लीलाएं या महाभारत की परंपराएं, ये भी वाचिक परंपराओं के रूप में गई, उनकी छोटी छोटी कहानियां बनी। तो वाचिक परंपराओं की भी हमारे यहाँ निरंतर एक श्रृंखला रही, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि आदिवासी समुदाय में भी आपको वाचिक परंपराएं मिलेंगी। तो थोड़ा सा हमारी जो वाचिक परंपराएं है, इनकी इतनी बड़ी श्रृंखला है, इसके बारे में संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये कितनी बड़ी हमारे यहाँ परंपराएं रही हैं और इनका कहाँ तक संरक्षण हो पाया और अभी इनकी क्या स्थिति है। क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग गुरुकुलों में पढ़ने नहीं जा पाते, जैसे, तो उन लोगों को जो पढ़ के आए हैं उनके द्वारा कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कथा कहानी एक ही बात है, तो उनके माध्यम से उन लोगों को कम से कम ये ज्ञान प्रसारित किया जाता था। कहा जाता, कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह उच्यते, कि कथा और छल के माध्यम से हम उनको कहानी, कथा और गीत वगैरह के माध्यम से हम बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो बच्चे रुचि से पढ़ते हैं। तो इस तरह से पंचतंत्र ग्रंथ बनाया। तो ऐसे ही कथा कहानी के माध्यम से जो ग्रामीण जगहों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनको कथा के माध्यम से सारा ज्ञान ऐसे ही देते थे। जैसे कहते हैं ना, भागवत की कथा हो रही है, वहां रामायण की कथा हो रही है, वहां पुराणों की कथा हो रही है, तो ये सब चर्चाएं इसीलिए होती थीं। और वही कथा कहानी हमारे पूर्वज अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को, विशेष रूप से पौत्रों को दादा ही खिलाते थे और कहानियां सुनाते थे। यहाँ पर कीर्तिकांत जी, कुछ बात महिलाओं की करनी आवश्यक है। अभी भी देखिए कि दशा माता की कथा, बहुत सारे अंचलों में गणगौर में तीज माता की कथा, बहुत सारे देवी देवताओं की इस तरह की कहानियां 10 दिन 11 दिन कार्तिक में कुछ प्रमुखता से महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी बांचती आई हैं। ये भी एक तरह से सनातन और सुंदर परंपरा है। जी। हमारे यहाँ व्रतों की बड़ी परंपरा रही है, व्रत उपवास वगैरह जो भी है, तो वो व्रत और उपवास किसी न किसी देवता से जुड़े हुए हैं। तो उनकी जन्म की कहानी, उनकी सब कुछ कहानियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी पूजा पद्धति वगैरह। तो हमारे यहाँ महिलाएं तो विशेष रूप से भक्त होती हैं। और आज
भी और पहले भी देश की संस्कृति महिलाओं के ऊपर ही टिकी हुई है। तो महिलाएं व्रत और उपवास करती हैं, तो उसमें भी वो कहानियां उसके साथ होती हैं। तो उन लोगों को वो कहानी के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से, अपने सास ससुर के माध्यम से वो सुनने को मिलती रही और व्रत उपवास के साथ साथ वो कहानियां का प्रचलन चलता ही रहा और अभी तक भी हर त्योहार पर, पर्व पर ये परंपरा चल रही है। तो वो चल रही है। कीर्तिकांत जी, थोड़ी सी सनातन परंपरा की और बात करते हैं। जी, जी। और ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में मौखिक इतिहास ज्यादा रहा, लिखित की परंपरा नहीं रही, लेकिन यहाँ पर कई आश्चर्यजनक चीजें मिलती हैं जिसको लेकर लोग खुद चकित रह जाते हैं कि आप हरिद्वार जाइए या कुछ लोग जो गया जाते हैं तो अंतिम संस्कार करने अपने किसी पुरखे का, तो आप चाहें तो अपने जो आपका जो परंपरागत पंडा पंडित कुछ भी कहिए, उसके पास आपके 400 साल पहले आपका कौन सा पुरखा था वो ग्रंथ में मिल जाएगा। तो यानी देखा जाए तो एक एक पुरखे का नाम भी यहाँ पर इतिहास में उसमें दर्ज है। जी 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 जी, ये तो खैर हमारी प्राचीन परंपरा है ही कि हरेक तीर्थों में पंडे होते थे और जो भी दर्शन करने जाते थे तो उनके सबके नाम वहां लिखे रहते थे। तो ये परंपरा हमारे यहाँ पहले से ही, और पांडुलिपियों में भी इस तरह की परंपरा मिली है। और तो और जयपुर के जो राजा हैं उन्होंने अपनी करीब 400 पीढ़ियों की परंपरा दे दी कि राम से लेके अब तक की हमारी पीढ़ी ये है। तो ये कहने को ये कहें कि हमारे यहाँ इतिहास नहीं है, इतिहास तो हमारे यहाँ बहुत कुछ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा। कीर्तिकांत जी, अब थोड़ा सा पांडुलिपियों पर आते हैं। जी। थोड़ा सा हमारे आम श्रोता को ये भी बताइए कि पांडु का अर्थ क्या हुआ, लिपि का अर्थ क्या हुआ, और पांडुलिपि में लिपि आ ही रही है, लिहाजा ये लिखने की परंपरा हमारे यहाँ शाश्वत रही। तो पांडुलिपियों के पुराने प्रमाण कहाँ से हमारे यहाँ मिल रहे हैं और किन किन पांडुलिपियों का हमारे यहाँ संरक्षण हो पाया या हो रहा है? पांडुलिपि, इसमें 2 शब्द हैं, एक पांडु है, एक लिपि है। तो लिपि तो जानते हैं, लेखन की प्रक्रिया जो है, अक्षर इत्यादि लिपि है, वर्णमाला। और पांडु कहते हैं पीला पड़ना। पांडु एक रोग भी होता है जिसको अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। तो व्यक्ति पीला पड़ जाता है। और पांडु के विषय में भी यही कथा है। पीले पड़ने का अर्थ क्या है? अभी देखिए कागज बिल्कुल सफेद है, लेकिन यही अगर 50-60 साल, 70 साल, 100 साल या 200 साल या 1000 साल रखा रहे तो इसका रंग ऐसे हो जाएगा, पीला पड़ना जैसे। तो पीला पड़ना, पुराना से उसका तात्पर्य है प्राचीन। तो पुराने जो लिखे हुए हाथ के ग्रंथ हैं उनको ही हम पांडुलिपि कहते हैं। आज उसकी अवधि भी लोगों ने बना दी है कि 75 साल से जो भी पुराना हो वो पांडुलिपि है, संप्रदाय है। पांडुलिपियों का संरक्षण भी हो रहा है। हाँ, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र ने भी किया है। थोड़ा सा संरक्षण के बारे में भी बताएं, और कौन कौन सी प्राचीन पांडुलिपियां अब हमें उपलब्ध हो पाई हैं, उनका संरक्षण हो पाया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक वैदिक पोर्टल भी चल रहा है जो मोदी जी ने ही उसका आरंभ कराया है। तो वैदिक पोर्टल के अंतर्गत वेद की जितनी भी परंपराएं, शाखाएं जो प्राय लुप्त हो रही हैं, उनको भी खोजने का प्रयास किया गया है। जिसका जितना भी अंश मिला है, जैसे ऋग्वेद की शाकल शाखा प्रसिद्ध है, सब कुछ है, लेकिन एक बास्कल शाखा है, उसका कुछ वीडियो मिला है, तो उसको भी सुरक्षित रखने का जी, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि वेदों की भी इस तरह की अलग अलग शाखाएं होती। तो ये शाखाएं क्या हैं? ऐसा है कि जैसे वेद एक ही था, 1 लाख मंत्रों का एक वेद कहा जाता था, एक ही वेद, ऋग्वेद कहेंगे, लेकिन उस समय नाम नहीं था कोई भी, केवल वेद था। उसके बाद उसी को ही वेद व्यास ने, उनको कहते ही हैं वेद का व्यास माने विभाजन करने वाले, तो उन्होंने उसको 4 भाग किए। तो उसके बाद वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस तरह से हुए, और अपने 4 शिष्यों को वो उन्होंने दे दिया। उन शिष्यों से आगे जब हुए तो स्थान भेद पर कहीं कहीं जैसे एक यजुर्वेद था, तो यजुर्वेद के आचार्य थे वैशंपायन। उन्हीं के यहाँ पर पढ़ने के लिए याज्ञवल्क्य आदि बहुत सारे शिष्य थे। तो उनको कहीं से किसी से कोई ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो उसको निवारण करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भाई, तो याज्ञवल्क्य जी खड़े होकर के सबसे पहले बोले मैं इसका समाधान करूंगा। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने तुमको बड़ा घमंड हो गया, एकदम खड़े होकर के तुमने इस तरह से बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो अधीत विद्या है उसको त्यागो। तो उन्होंने वमन करके वहीं की वहीं अपना यजुर्वेद त्याग दिया। तो उसी को ही क्या नाम है, उनके जो अन्य शिष्य थे उन्होंने तित्तिर बन करके चुग लिया
क्योंकि जो भी कण निकले वो उसमें वो वैसे तो नहीं खाए जा सकते थे, धीरे धीरे करके सबने चुग लिए। वो तैत्तिरीय शाखा यजुर्वेद की हो गई, कृष्ण यजुर्वेद की। अब याज्ञवल्क्य जी ने तो त्याग दिया, वहां सब निकाल दिया। उन्होंने सूर्य की उपासना की और उपासना से फिर उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त किया सूर्य से। तो दो शाखाएं तो यही हो गई यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यानी जब यजुर्वेद एक ही है तो हाँ। ये शाखाएं अलग अलग करती क्या है? हाँ, तो शाखा ये है कि उसमें कुछ मंत्रों में पाठ की भिन्नता है, भेद है। सामवेद के करीब हजारों गान हैं, तो वो गान की परंपराएं तो जैसे संगीतकार निकालते हैं, तो ऐसे ही उसमें भी स्वरों को थोड़ा सा भेद करके, तो जिन जिन ऋषियों ने उन स्वरों को उस रूप में गाया, मतलब उच्चारण किया गया, तो उन्होंने उनकी नाम से वो शाखाएं चली। जैसे माध्यन्दिनी शाखा, कण्व ऋषि की कण्व शाखा, इस तरह से वो शाखाएं भी आगे बढ़ी। मैत्रायणी शाखा, ऐसे ही हर एक अलग अलग शाखा। यानी इनका संरक्षण भी जरूरी है। हाँ, सभी अलग अलग शाखाएं हैं, तो उन शाखाओं का भी संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि करीब 1100 शाखाएं हैं हमारी। ये सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं हैं, तो उनकी शाखाएं अब जितनी, अब तो 10, 11, 12 ही उपलब्ध हो रही हैं, सब लुप्त हो गई। तो कीर्तिकांत जी, थोड़ा सा स्मृति का जिक्र करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि स्मृति एक ही नहीं, बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई। थोड़ा सा स्मृतियों के बारे में भी बताएं। स्मृति जो है वो हमारे नित्य नैमित्तिक सारे कर्मों का विधान बताते हैं। स्मृतियां, श्रुति और स्मृति दो शब्द हैं। श्रुति वेद और स्मृति हमारे धर्मशास्त्र, जो हम अपने व्यवहार में नियम करते हैं, उनको बताती हैं स्मृतियां। तो वो स्मृतियां भी वेद के अनुसार ही उन चीजों को बताती हैं, कोई अलग से नहीं है। अब जैसे मनुस्मृति है, तो मनु भी हमें अपने हमारे कैसे नियम से रहना चाहिए, कैसे हमें सुबह उठना चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए, वो सारी चीजें बताती हैं। क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये सारी चीजें, ये निंदनीय है, ये कार्य नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें, हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, हर चीज हमारी जो नित्य उपयोग की चीजें हैं वो हमारी स्मृतियां बताती हैं। और वैदिक प्रयोग की भी चीजें बताती हैं कि वेद के भी इस तरह से ये प्रयोग करने चाहिए। और कर्म कांड की चीजें भी वो बताती हैं। कुल कितनी स्मृतियां हैं? स्मृतियां वैसे 60 तक अभी उपलब्ध होती हैं। शायद मूल संख्या और भी ज्यादा रही हो सकता है, लेकिन अभी उससे ज्यादा कहीं मिली नहीं है। मैं सोच रहा हूं, क्योंकि पांडुलिपि का कार्य भी मैंने देखा है, तो इसको खोज करके और भी क्या मिल सकती हैं। मनुस्मृति के अलावा और कौन कौन सी प्रमुख याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति, कहते हैं ना कलऊ पराशर स्मृति, तो कलयुग में पराशर स्मृति है। क्योंकि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य स्मृतियों में जो दिए गए वो हैं, उतना आचरण कर नहीं पा रहे लोग आज की स्थिति के अनुसार। तो कलयुग के लिए वो पराशर स्मृति में उसको थोड़ा सा, तो इस तरह से वो सरल करके और आज की स्थिति के अनुसार बनाई है। तो वो भी स्मृति है, विष्णु स्मृति है, शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है। अब देखिए स्मृति में भी लिखित स्मृति है। लिखित शब्द आया कहाँ से? तो लेखन की परंपरा तो है ही है। कीर्तिकांत जी, पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ जुड़ी एक दूसरी जो चीज आती है वो ये कि उन्हें पढ़ा कैसे जाए। यानी बहुत सारी पांडुलिपियां अभी भी ब्राह्मी में होगी, खरोष्टी में होगी, दूसरी लिपियों में होगी, और अब शायद ब्राह्मी जानने वाले, खरोष्टी जानने वाले लोग ही न मिलेंगे। तो थोड़ा सा बताएं कि इनके संरक्षण के साथ इनका पठन पाठन भी बहुत जरूरी होता है, इनमें लिखा क्या ये जानना भी जरूरी होता है। ये पेचीदगियां आपको नहीं आती कि इन्हें कैसे हम पढ़ें और उसके बाद कैसे उनका ट्रांसलेशन करें? जी 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 ब्राह्मी और खरोष्ठी में कोई पांडुलिपि नहीं है, क्योंकि ये करीब 2500 वर्ष की बात तो हो ही गई, लगभग 2-2.5 वर्ष। और कोई भी कागज पत्र जो है 1000-1500 से अधिक रुक नहीं पाता। पहले तो साधन नहीं थे, लेकिन अब साधन भी हो जाएं तब भी वो कब तक उसको सुरक्षित रखेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ब्राह्मी और खरोष्ठी में कोई पांडुलिपि आज नहीं मिलती है। शिलालेख जरूर है। हाँ, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, बहुत सारे लेख वैसे मिलेंगे। ताम्र लेख हैं, ताम्र पत्र पर, रजत पर, स्वर्ण पर या दीवारों पर, यहाँ तक कि मंदिरों की चौखट पर भी लिखे हुए हैं। कि मिट्टी के पात्रों पर, घड़े कलश वगैरह पर भी लिखे हुए मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लेख तो मिलेंगे, लेकिन पांडुलिपि नहीं मिलेंगे उनमें। पर अभी कुछ दिनों पहले एक जयपुर में अपने ही छात्र रहे हैं, जिनको हमने यहाँ पांडुलिपि का डिप्लोमा कराया था, तो उन्होंने बताया कि कुछ पांडुलिपि हमें ब्राह्मी लिपि में भी मिली है, लेकिन अभी हमें देखने को नहीं मिली, इसलिए हम विश्वास नहीं करते। ब्राह्मी के बाद कुटिल, और कुटिल के से ही आगे देवनागरी, शारदा, और दक्षिण में देवनागरी की तरह ही नंदी नागरी लिपि गई है। तो फिर उसके भेद हैं, जैसे इधर देवनागरी, शारदा, मैथिली, बंगला, नेवारी
और तिब्बती और आपके गोट, हाँ, बहुत सारी मतलब लिपियां इधर हुई हैं, असमिया वगैरह सब, मणिपुरी वो सब उधर। और दक्षिण में जो नंदी नागरी गई है उसी के द्वारा, और ब्राह्मी की कुछ शाखाएं गई हैं, तो उसी से ही तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया वगैरह सब जो है लिपियां निकली हैं। तो उन लिपियों के लिए अब संरक्षण की ही दृष्टि से पहले हम लोग कार्यशालाएं करते थे, वर्कशॉप जिसको कहते हैं। तो कार्यशाला में हम मुख्य 3-4 लिपियां सिखाते थे, ब्राह्मी, शारदा, ग्रंथ, और कहीं कहीं जो वहां की हो, जैसे नेवारी नेपाल की लिपि है, शारदा कश्मीर की लिपि है, और नंदी नागरी जो है वो कर्नाटक के आसपास की लिपि है। तो मुख्य इस तरह से इन लिपियों को सिखाते थे। लेकिन अब हमारे जो सदस्य सचिव सच्चिदानंद जी हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, उन्होंने कहा कि आप 3-4 वर्कशॉप कीजिए। मैंने कहा 3-4 वर्कशॉप क्या, हम एक डिप्लोमा ही बना देते हैं जिसमें हम करीब 8-10 लिपियां सिखाएंगे, जो भी दुर्लभ लिपि हैं उन सबको सिखाएंगे, उसके अतिरिक्त जो प्रचलित भी हैं उनका भी ज्ञान कराएंगे। तो मैंने पाठ्यक्रम बनाया, तो जिसमें पांडुलिपियों का संरक्षण भी, लिपियों का पूरा ज्ञान, उनकी वर्णमाला, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ाने का पूरा अभ्यास कराया मैंने, और उनके संरक्षण के लिए जो कंजर्वेशन का भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, तो उनसे कैसे हमें उनको सुरक्षित रखना है, किन केमिकलों का प्रयोग करना है, कैसे कैसे करना, वो सारी चीजें। फिर पांडुलिपियां जहाँ लाइब्रेरियों में रखी होती हैं कैसे रखी जाती हैं, वहाँ कैटलॉग कैसे बनता है पांडुलिपियों का, पुस्तकों का तो कैटलॉग बनाते हैं, इनका कैसे बनाएंगे, वो भी सारी चीजें सिखाते थे। तो ये सारी चीजें, फिर इन पांडुलिपियों पर रिसर्च, शोध कैसे करना है, इनका संपादन कैसे करना है, तो वो संपादन की भी प्रक्रियाएं हम बताते थे। तो उसी के लिए डिप्लोमा मैंने IGNC में बनाया और 3-4 साल मैंने चलाया। तो संरक्षण की तो पूरी प्रक्रिया उसमें हम सिखाते हैं, लिपि भी सारी सिखाते हैं, लिखना भी और पढ़ना भी, उनको कैसे ट्रांसलिटरेशन करना है, लिप्यंतरण करना है, वो भी सारी चीजें सिखाते हैं। और फिर पांडुलिपियों को कैसे सुरक्षित रखना है और कैसे उनको हमें प्रकाश में भी लाना है, प्रकाशित भी करना है, तो उनका संपादन करने की भी। यहाँ पर एक परेशानी आती होगी कि बहुत सारे आंचलिक शब्दों का प्रयोग होता है। उड़ीसा में किसी शब्द का प्रयोग हुआ, संभव है वो राजस्थान में ना मिला हो, यानी बहुत सारे आंचलिक शब्द इन पांडुलिपियों में मिलते होंगे, जिनमें से बहुत सारों के अर्थ शायद अब न पता हो। इस समस्या से आप कैसे निपटते हैं? अधिकतर पांडुलिपियां संस्कृत में है, कुछ स्थानीय भाषाओं में भी है, या कुछ की टीकाएं, भाष्य भी स्थानीय उसमें है। जैसे आंध्र में उनकी आंध्र भाषा में है, तो वो कार्य वो वहीं के लोग करते हैं। हमें विशेष रूप से संस्कृत का ही देखना होता है। और जो भी उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली भाषा में भी उनकी टीकाएं हैं, तो टीकाएं वगैरह जो हैं वो उसके विद्वान देखते हैं या फिर सहारा ले लेते हैं उन विद्वानों का। अब जैसे मेरे ही पास कितने बार लोग आते हैं, अरे भाई शारदा लिपि की पांडुलिपि है कोई पढ़ने वाला, तो पहले तो मेरे पास भेज देते थे लोग, लेकिन अब सीधे ही मेरे पास आ जाते हैं। तो फिर मैं अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को भेज देता हूँ। मेरा पुत्र भी है, वो बहुत सारी लिपियां पढ़ता है, तो उसी को ही सौंप देता हूँ, मैंने कि लो भैया। इसी तरह से जहां जहां जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे के सहयोग से हम उस लिपि का लिप्यंतरण करा देते हैं, उसकी सुविधा हम देते हैं। कीर्तिकांत जी, भाषाएं एक तरह से चलायमान होती हैं। जी। वो हिंदी जो शायद 100 साल पहले बोली जाती रही होगी, आज नहीं बोली जाती। संस्कृत में भी ये रहा। जो रावण ने जिस संस्कृत में लिखा, वही संस्कृत आप शंकराचार्य तक आएंगे तो थोड़ी सी अलग या ज्यादा सुसंस्कृत मिलेगी, और वही संस्कृत आगे और बदली हुई मिलेगी खेमेंद्र तक आते हुए। तो बताएं कि भाषाओं में ये जो विकास हुआ है, खासतौर पर संस्कृत के भी स्वरूप बदले हैं, इनमें भी क्या आपको कुछ परेशानियां आती हैं? वैसे संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण से एकदम परिशुद्ध, उसका नाम ही संस्कृत है कि वो संस्कृत की गई है, परिष्कृत की गई है। इसलिए क्यों? क्योंकि आदि काल से ही 8 प्रकार के व्याकरण पहले ही चलते थे। इंद्र व्याकरण, कृष्ण व्याकरण, आपिशली व्याकरण, व्याडी व्याकरण, बहुत सारे व्याकरण इस तरह से चलते थे। हेमचंद्र व्याकरण, तो व्याकरण के अनुसार चलती थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां वगैरह रहती थी। लेकिन उन सब को संग्रह करके पाणिनि जी ने एक ऐसा सार्वजनिक व्याकरण बना दिया जो हर क्षेत्र के शब्द को लेकर के वो पूरे विश्व में घूमे, और घूम करके एक एक शब्द को ग्रहण किया और उसकी व्युत्पत्ति कैसे होगी। हमारी संस्कृत की एक यही विशेषता है कि एक एक अक्षर का भी अर्थ है।
कोई भी आप शब्द लेंगे तो उसमें उस एक एक अक्षर का अर्थ होकर के ही पूरे अक्षर भी कोई अक्षर आग्नेय है जी 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 बिल्कुल। इसीलिए तो वो मात्राएं वगैरह, अब जैसे कम खम गम घम गम इस तरह के वो न्यास वगैरह होते हैं, तो उनमें हमारे यहाँ एक एक अक्षर का भी अर्थ है और उन्हीं को मिलकर के वो फिर शब्द बनता है और शब्द को हम कहते हैं पद, फिर उसमें विभक्ति लगती है। तो इसलिए वो इतनी परिष्कृत होती है कि उसमें परिवर्तन अपेक्षित ही नहीं है, समझिए। अब इसी कारण से संस्कृत का कोई भी शब्द कहीं पड़ा हो उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है, तो अब चाहे रामः को पीछे लगा दो, बीच में लगा दो, कहीं कर दो, गच्छति क्रिया को आगे पीछे बीच में कहीं भी कर दो, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आपने आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, तो अंतर होता है नहीं। तो इसीलिए संस्कृत ऐसी परिष्कृत है कि वो पहले से भी जो चली आ रही है बिल्कुल समान है। लेकिन थोड़ा बहुत जो अंतर क्या है, वेदों की संस्कृत, क्योंकि उसमें एक लकार पाणिनि जी ने दिया है लेट लकार, तो लेट लकार वो वेदों के लिए, वेद में बिल्कुल एग्जैक्ट रूप उसके मिलते हैं, बाकी लोक में नहीं है वो। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन वेद का और लौकिक का है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। और संस्कृत जहां भी गई है वो उसमें कोई नहीं हुआ है। बाकी उससे जब प्राकृत और पाली और तो हिंदी में आकर के परिवर्तन हुआ है। पहली आप हिंदी भी देखिए, पहली कविताएं भी देखिए, भूषण की, पद्मावत वगैरह जो हैं उनकी भाषा और अब की छायावाद के सभी कवि। हाँ, तो वो अंतर जरूर है। तो जगह जगह स्थान की बोलियां के कारण से वो भाषाएं बदली हैं। लेकिन ये आंचलिक प्रभाव आपके हिसाब से संस्कृत में नहीं आया? संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में थोड़ा बहुत तो है फिर भी। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है दाक्षिणात्या तद्धित प्रिया, उसमें प्रत्यय होते हैं। तो अब जैसे हमारे यहाँ क्रिया में भी लिंग देखा होगा आपने, मैं गई, मैं गया, तो गया और गई, जबकि गच्छति में कोई लिंग नहीं है, लेकिन कृदंत जो प्रत्यय हैं उनमें लिंग है। तो ये आपको दक्षिण में नहीं मिलेगा। इसी कारण से लोगों को लिंग का पता भी नहीं रहता। कई बार अपने कोई स्त्रीलिंग में बोल जाते हैं, है नहीं है? तो इतना अंतर तो मिलेगा। लेकिन संस्कृत ज्यों की त्यों है, शुद्ध एकदम। हम बोलेंगे लिखितम, वो बोलेंगे लैखिकम। तो तद्धित और कृदंत इन प्रत्ययों का वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, कृदंत हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है। ये अंतर मिलेगा। कीर्तिकांत जी, अब थोड़ा सा भविष्य की बात करते हैं। पांडुलिपियों के संरक्षण में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। थोड़ी बहुत या जितनी भी पांडुलिपियां हम बचा पाए या हमारा लिखित इतिहास हम बचा पाए जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, इसका भविष्य कैसा है? भविष्य तो ये है कि हमारे पास अभी भी करोड़ों की संख्या में पांडुलिपियां हैं और कितनी ही लाखों पांडुलिपियां अभी लोगों के सामने ही नहीं आई हैं। तो उनको हमें खोजना है और खोज खोज करके अब निकाल भी रहे हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतल सभी ने सुना है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो अभिज्ञान शाकुंतल जो कालिदास ने लिखा था उससे वहां से आते आते नाटक के जैसे पात्र होते हैं उनसे हम जैसा बुलवाते हैं वैसे ही बोलते हैं। तो उस अभिज्ञान शाकुंतल को लोगों ने परिवर्तन करते करते और कालिदास से एकदम बहुत बदल दिया आला करके। तो एक विद्वान है गुजरात के, प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट जी, उन्होंने उसका संपादन किया करीब 225 पांडुलिपियों के आधार पर। उत्तर की, दक्षिण की, पश्चिम की, पूर्व की, सारी तरफ की पांडुलिपियां इकट्ठी की। किसी में कम पाठ, किसी में बहुत ज्यादा पाठ। भाई क्या चक्कर है, कैसे ये कम बढ़ती क्यों हुआ? तो उन्होंने सब खोजबीन करके, और जो कश्मीर की शारदा वाली पांडुलिपि थी वो सबसे उत्तम निकली, क्योंकि कश्मीर के विद्वान बहुत अच्छे विद्वान होते थे। उन्होंने उस चीज को संग्रह रखा था और एकदम शुद्ध संस्करण यहाँ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय है जनकपुरी में, वहां से प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से पांडुलिपियों में बहुत सारे ऐसे रत्न निकलेंगे अगर हम खोजबीन करेंगे तो ऐसी बहुत सारी पांडुलिपियां हम निकाल सकते हैं। डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा जी, आप पांडुलिपियों और लिपियों के विशेषज्ञ हैं और सनातन संस्कृति के भी आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, हमारी संस्कृति को यूं ही सनातन नहीं कहा जाता। हमारी स्मृतियों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों, वाचिक परंपराओं और पांडुलिपियों का संरक्षण और सम्मान हम सब के लिए बेहद जरूरी है। संस्कृति बचेगी तो ही हम बचेंगे और सदियों के संस्कार लेकर हम हमारे वर्तमान और भविष्य में प्रवेश करेंगे तो ही हो पाएगा एक विकसित और सुसंस्कृत भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार।
मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट